राजन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडिया जीके में हमारा चल रहा था सम्राट अशोक के बारे में। तो आज हम सम्राट अशोक की जो प्रशासन के सुधार उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम शिलालेखों के आपी लेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक अशोक के 47 से अधिक शिलालेख और या 47 से अधिक स्थलों पर 47 से अधिक स्थलों पर अभिलेखों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, अभिलेखों की खोज हो चुकी है या पहचान की जा चुकी है। ठीक है मित्रों, कितने स्थानों पर? 47 स्थानों पर। ठीक है, कितने स्थानों पर? 47 स्थानों पर। इन अभिलेखों की जो संख्या है, ये जो 47 स्थानों पर जो अभिलेख पाए गए हैं, ये हैं कितने? 150 अभिलेखों की खोज हो चुकी है। यानी 150 अभिलेख मिल चुके हैं कितने स्थानों से? 47 स्थानों से। ठीक है, ये अभिलेख राज्य के आदेश के रूप में जारी किए गए थे। इन अभिलेखों को सम्राट अशोक के द्वारा राज्य के आदेश के अनुसार इनको जारी किया गया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है मित्रों? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया। अशोक की जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों में 3 लिपियों का उल्लेख किया गया है, 3 लिपियों का उपयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि और ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक लिपि। इन 3 लिपियों का उपयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। ठीक है मित्रों, खरोष्टी लिपि के जो से संबंधित जो अवशेष हैं, ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो खरोष्टी लिपि से संबंधित जो अभिलेख हैं, ये मनसेरा, खरोष्टी लिपि के अभिलेख। ठीक है मित्रों, खरोष्टी लिपि के अभिलेख पाए गए हैं मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ है मित्रों? पाकिस्तान में। ठीक है, शाहबाज घड़ी पाकिस्तान में भी है। हजारा है, पाकिस्तान में भी एक जगह है हजारा, वहाँ ये खरोष्टी लिपि का मनसेरा है, जहाँ खरोष्टी लिपि भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसके बाद दूसरा है शाहबाज घड़ी, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है मित्रों? पाकिस्तान में और पेशावर में। कहाँ है? पेशावर में है। ठीक है, इसके बाद अब ये अभिलेख, ये जो इस भाषा के जो अभिलेख हैं, ये दाईं ओर से लिखे जाते हैं। किस ओर से लिखे जाते हैं मित्रों? दाईं ओर से लिखे जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी भाषा थी, ये ग्रीक भाषा, ये अधिकतर ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं, ये तो भारत में प्राप्त होते हैं। ग्रीक भाषा के जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख अरामाइक लिपि, ग्रीक भाषा के अभिलेखों को अरामाइक भाषा के लिपिक भाषा के शिलालेख भी कहा जाता है। अरामाइक लिपि भी कहा जाता है। कौन सी भाषा को? ग्रीक लिपि को। ठीक है मित्रों, जो सार ए कूजा अभिलेख, ये द्विभाषी अभिलेख है। इस भाषा का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 2 भाषाओं में है। सार ए कूजा
सार ए कूजा, कूजा अभिलेख है, जो ये दो भाषा द्विभाषा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है मित्रों? द्विभाषा अभिलेख है। ठीक है, दो भाषाओं में लिखा गया है ये अभिलेख। ठीक है मित्रों, काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के पास से प्राप्त लमघान शिलालेख अरामाइक लिपि का महत्वपूर्ण शिलालेख है। एक काबुल जो कि अफगानिस्तान की, वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, तो काबुल शहर है, और इसी काबुल नदी शहर में एक अफगानिस्तान में एक नदी है, काबुल नदी, और इस काबुल नदी के आसपास किनारे पर जलालाबाद नामक एक जगह है, और वहाँ से एक शिलालेख एक लमघान नामक स्थान से, या लमघान नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो अरामाइक भाषा का यानी कि ग्रीक भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का अभिलेख है मित्रों? ग्रीक भाषा का अभिलेख है, अरामाइक भाषा का अभिलेख है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनको हम कई भागों में विभाजित करते हैं। अरामाइक भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है लगमान शिलालेख, जो कि लमघान शिलालेख, जो कि काबुल नदी में जलालाबाद के पास से प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेखों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है मित्रों? 5 भागों में। अशोक के जो अभिलेख हैं इनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें से हम पहला है शिलालेख, ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों में या पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं पर ये लेख लिखे जाते थे। ठीक है मित्रों। दूसरा है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, ठीक है, लघु शिलालेख। और तीसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है स्तंभ लेख, ठीक है, तीसरा क्या है मित्रों? स्तंभ लेख। चौथा लघु स्तंभ लेख, चौथा लघु स्तंभ लेख, ठीक है। ये 4 शिलालेख हैं। ठीक है, शिलालेख हम चर्चा करें अगर शिलालेख की, तो शिलालेख वे जो पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ों की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखा जाता था वे शिलालेख कहलाते थे। ठीक है, ये 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। वृद्ध शिलालेख है, वृद्ध शिलालेख है, जो कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन सा? वृद्ध शिलालेख। ठीक है मित्रों। शाहबाज घड़ी व मासेरा 8 जगह कौन कौन सी हैं जहां से ये वृद्ध शिलालेख, जो कि 14 विभिन्न लेख हैं, वृद्ध शिलालेख जो कि 14 लेख हैं, जो कि 8 जगहों पर प्राप्त हुए हैं। तो ये 8 जगह कौन कौन सी हैं? जिसमें से शाहबाज घड़ी व मनसेरा, शाहबाज घड़ी व मनसेरा दोनों पाकिस्तान में हैं। कालसी उत्तराखंड में है, कालसी उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में है। धौली व जोगढ़ ये उड़ीसा में है मित्रों। और एरागुडी आंध्र प्रदेश में है। और तथा अंतिम में है सोपरा, ये महाराष्ट्र में है। ये 8 वो जगह हैं जो वृद्ध शिलालेख से संबंधित हैं, बड़ी शिलाओं पर लिखे गए हैं। ठीक है, और 8 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, 8 स्थान कौन कौन से थे ये मैंने आपको बता दिया। शाहबाज घड़ी और मौसेरा जो कि मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। और धौली व जोगढ़ ये उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। एरागुडी आंध्र प्रदेश में है। और सोपरा महाराष्ट्र में। ये वो 8 जगह हैं जहाँ से ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 5वें अभिलेख अशोक के राजरोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है। अशोक का जो 5वां शिलालेख है, अशोक का जो 5वां शिलालेख है, ये अशोक के राज्यारोहण के 13 वर्ष बाद
13 वर्ष बाद की स्थिति के बारे में लिखा गया है और यह धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। 8वां जो शिलालेख है ये अशोक के द्वारा आखेटन का त्याग व धम्म महामात्र करने की सूचना, धम्म यात्रा करने की सूचना दी गई है। 8वें अभिलेख में, अशोक का जो 8वां अभिलेख है, इस अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट किया है कि वे आखेट यानी शिकार करना उसने त्याग दिया है और वो धर्म की यात्रा का निकल चुका है, धर्म की यात्रा कर रहा है। तो इस बात का उल्लेख अशोक का जो 8वां अभिलेख है ये करता है। ठीक है। 10वें व 11वें शिलालेख में अशोक की धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 10वां और जो 11वां शिलालेख है इसमें अशोक की धर्म नीति या धम्म नीति की व्यवस्था, धम्म नीति का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों। 13वें अभिलेख यह सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख में कलिंग विजय, हृदय परिवर्तन तथा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी प्राप्त होती है। 13वां जो शिलालेख है, इस शिलालेख में, यह शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय की गई उसके बारे में उल्लेख किया गया है। धर्म परिवर्तन या हृदय परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन से शिलालेख में? 11वें शिलालेख में। ठीक है मित्रों। और आखेट करना या शिकार करना उसने छोड़ा है या धार्मिक यात्रा करना उसने प्रारंभ कर दिया है, ये उसके 8वें अभिलेख से प्राप्त होता है। 10वें और 11वें शिलालेख में उसने कलिंग विजय और धर्म परिवर्तन या हृदय परिवर्तन जैसी व्यवस्थाओं के, जैसी बदलावों के बारे में या बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा उसने की गई है 13वें अभिलेख में। ठीक है, सॉरी 13वें अभिलेख में। और 10वें व 11वें अभिलेख में उसने धर्म नीतियों की व्याख्या की है। ठीक है। और इसी यानी 13वें अभिलेख से ही इसके विदेश नीति के बारे में पता चलता है। ठीक है। लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। दूसरी हम चर्चा करते हैं लघु शिलालेख। ठीक है मित्रों, किसकी? लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख में जो शिलालेख हैं ये विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए मित्रों? विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे रूपनाथ जो कि एमपी में है, जबलपुर। ठीक है मित्रों, कहाँ है? एमपी जबलपुर। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है सासाराम। कहाँ है? सासाराम। सासाराम ये है बिहार में। ठीक है। ये लघु शिलालेख है मित्रों। क्या है? लघु शिलालेख। सासाराम बिहार। दिल्ली, कुछ लघु शिलालेख दिल्ली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दिल्ली के बाद गुर्जरा, जो कि गुजरात का क्षेत्र है। गुजरा जो है ये भी एमपी में है। कहाँ है मित्रों? एमपी में दतिया एक जगह है या डिस्ट्रिक्ट है दतिया, वहाँ की एक जगह है गुर्जरा। ठीक है। भाबरू, ये भाबरू कई बार आ चुका है कि ये भाषा है या कोई शिलालेख है। ठीक है। तो ये अशोक का एक लघु शिलालेख है जो राजस्थान के भी बैराठ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। और ये बैराठ जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। ब्राह्मणों को, ये जो भाबरू शिलालेख है ये ब्राह्मणों को संबोधित करता है। भाबरू शिलालेख ब्राह्मणों को संबोधित करता है। ठीक है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। इसमें जो बैराठ का भाबरू शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज कहा है और ब्राह्मणों को संबोधित किया है। ठीक है। अशोक ने धम्म आस्था व्यक्त की है और इस शिलालेख को ही, भाबरू शिलालेख को ही कनिंगम के द्वारा कलकत्ता ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कोलकाता ले जाकर या कोलकाता म्यूजियम में इसे रखा गया है। ठीक है। कौन से शिलालेख को? भाबरू जो शिलालेख है जो कि बैराठ से प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख को कर्नल कनिंगम के द्वारा कलकत्ता की म्यूजियम में ले जाया गया शोध करने के लिए। ठीक है। मास्की जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है मित्रों? कर्नाटक। मास्की कहाँ है? कर्नाटक, जिसमें कर्नाटक में रायचूर
एक जगह है, राज्य चूर, राज्य चूर। ठीक है। ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक में है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा जंटी रामेश्वर, सिद्धपुर, ये ऊपर लिखता हूं मैं, सिद्धपुर, सिद्धपुर ये लघु शिलालेख है जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पश्चिम में स्थित है, ये भी यानी ये भी कर्नाटक में है। जंटी रामेश्वर ये ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी ये भी कर्नाटक में। जंटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर यानी ये भी कर्नाटक में है, ये शिलालेख भी। और ऐरागुड्डी ये आंध्र प्रदेश में है, और गोवीमठ ये मैसूर में है। कहाँ है मित्रों? मैसूर में। और राजुल मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल जिले में, या कुर्नूल कीव्स जो है या गुफाएं जो हैं वहाँ। एहोरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है अहोरा। कंधार ये शिलालेख लघु शिलालेख हैं जो अशोक से संबंधित हैं। इनमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण माना गया कनिंगम के द्वारा बैराट का भाबरू शिलालेख अभिलेख था, यह शिलालेख था। ठीक है। राजमुंडली अहोरा ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में है। अहोरा, अहोरा यूपी। ठीक है। कंधार का द्विभाषी अभिलेख जो कि दो भाषाओं में है, अरामाइक और यूनानी, जो काबुल नदी के आसपास था। मैंने आपको बताया था शिलालेखों में जलालाबाद के पास। ठीक है। कहाँ? जो काबुल नदी के किनारे पर जो जलालाबाद है वहाँ ये शिलालेख पाया गया है, और इसका नाम है लमघान। क्या है? लमघान। ठीक है। अशोक की, और इसमें इस द्विभाषी शिलालेख में अशोक की धर्मनीति के कारण इसे मछुआरों आखेटकों ने अपना पैसा बदल दिया था। अशोक की जो धर्मनीति थी, और सॉरी जो कंधार का द्विभाषी शिलालेख है, इस भाषा में धर्मनीति दो भाषा का शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपनी धर्मनीतियों के बारे में उल्लेख किया है, जिसको सुनकर मछुआरों ने अपना पैसा बदल दिया था। ठीक है मित्रों। निगाली सागर अभिलेख जो अशोक के शासन के 14वें वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र का दौरा किया 20 वर्षों तक। ठीक है। कौन? ये निगाली सागर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। निगाली शिलालेख ये नेपाल में है। कहाँ है? निगाली सागर शिलालेख। ठीक है मित्रों। निगाली सागर शिलालेख है जो कि नेपाल में है। यहाँ सॉरी ये अशोक के 14 वर्ष के 269वें शासन में बनाया गया था, जहाँ कनक मुनि यानी महात्मा बुद्ध को कहीं कहीं कनक मुनि भी कहा गया है, कि स्तूपों को 2 गुना बड़ा कराया गया। ठीक है। इस कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है? निगाली सागर अभिलेख में। ठीक है। रुम्मिन देही जो कि ये जो शिलालेख है, रुम्मिन देही, रुम्मिन देही जो शिलालेख है, ये नेपाल में लिखा गया शिलालेख है, या नेपाल में स्थित है रुम्मिन देही शिलालेख। ठीक है मित्रों। जो अशोक ने अपने शासन के 20 वर्षों तक इस क्षेत्र का दौरा किया, और इस क्षेत्र की पवित्रता को देखते हुए, नेपाल के इस क्षेत्र की पवित्रता को देखते हुए बलि नामक कर से इसे मुक्त कर दिया था। इस क्षेत्र को, नेपाल के इस क्षेत्र को बलि नामक कर से मुक्त कर दिया था, तथा भाग कर जो था ये यहाँ से 1/6% वसूला जाता था। 1/6% पर वसूला जाता था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 1/8 कर दिया था। कितना कर दिया था मित्रों? भाग कर का 1/8। ठीक है। स्वर्णगिरी स्तंभ अभिलेख है जिसमें रजुक जो कि जिला अधिकारी होता था, रजुक स्वर्णगिरी अभिलेख ठीक है। इसमें रज्जुक जो कि एक जिला अधिकारी होता था, धर्म अधिकारी
होता था, जिलाधिकारी होता था, जिससे चर्चा के बारे में किया गया है। रानी का अभिलेख जो कि कौशाम्बी में स्थित है, इसमें स्त्री धर्म महामात्र अधिकारी का उल्लेख किया गया है। किसमें? रानी के अभिलेख में। किसमें मित्रों? रानी के अभिलेख में, ठीक है, इसमें चर्चा की गई है और स्त्री महाधम महामात्र के बारे में चर्चा की गई है। अशोक की प्रधान रानी थी कुरुआ की, ठीक है, कुरुआ की। इसके जो इस अभिलेख में, रानी अभिलेख में, इसके बारे में लिखा गया है। और इस रानी का पुत्र था तीवर, ठीक है, क्या था? तीवर। मास्की, गजरा, उदयगोलमा तथा नेटर ये कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक से। मास्की, गुजरा, उदयगोलम तथा नेटर। और इन्हीं शिलालेखों में अशोक को उसके व्यक्तिगत नाम से पुकारा गया है, ठीक है। मास्की शिलालेख जो है उसमें अशोक को देवप्रियान प्रिय, देवनाम, अशोक देवनाम प्रिय कहा गया है, ठीक है। कौन से शिलालेख में? मास्की शिलालेख में, ठीक है मित्रों। कौन से शिलालेख में? मास्की शिलालेख में अशोक को अशोक देवनाम प्रिय कहा गया है, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय कहा गया है, ठीक है मित्रों। कौन से शिलालेख में? मास्की शिलालेख में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने चर्चा किया अशोक के शिलालेखों की और अशोक के लघु शिलालेखों की। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अशोक के स्तंभ लेखों की और लघुत्तम शिलालेखों की, ठीक है मित्रों। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते रहिए और शेयर